So this is your first fungi in your syllabus out of 4 fungi. 4 fungi में से फर्स्ट फाइटोथोरा है, सेकंड Vaccinius, थर्ड पेनिसिलियम एंड फोर्थ वन इज पोलियोट्राइट। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स में 5 फंजाई आपके, इन 4 के अलावा म्यूकर भी वहां पर इंक्लूड है। ठीक है, ओके। सो फाइटोथोरा एक ऐसा फंगस है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, जितने भी आपके पोटैटो प्लांट है, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है ये। आप सभी ने पोटैटो देखा होगा, प्लांट तो चलो छोड़ो, आपने ये इस तरीके से पोटैटो की जो शेप स्ट्रक्चर है वो देखी होगी। कई बार पोटैटो आपको बाहर से ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इवन जब आप उसका छिलका उतारते हो थोड़ा बहुत, तो आपको अंदर से थोड़ा बहुत रेडिश भी दिखाई देता है, कई बार देखा होगा। ऐसी बात तो नहीं देखा। अगर आप थोड़ा बहुत भी किचन में काम करते हो, अपनी मम्मी की हेल्प कराते हो, तो आपने जरूर देखा होगा। इसके अलावा कई बार आपने जब पोटैटो को काटते हो तो आपको अंदर से अंदर तक भी जो इन्फेक्शन है वो दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो दीज आर द सम सिम्टम्स कोज्ड बाय द जीनस फाइटोप्थोरा, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आप देख रहे हो, ये पोटैटो, इसको बोलोगे पोटैटो ट्यूबर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई, अब तक तो आपका पोटैटो है ना वो बन चुका है, मार्केट में आ चुका है और आपने उसको खरीद भी लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हम ये कहें कि भाई आपने ये जो इन्फेक्शन है ये होने से पहले अगर आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर लो, तो ये जो इन्फेक्शन है आपके खेत में ज्यादा नहीं फैलेगा। मान लो पर्टिकुलर आपने खेत में मान लो 1000 प्लांट लगा रखे हैं और मान लो 10 प्लांट पे इन्फेक्शन है ये, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इन 10 के 10 प्लांट को रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो जो बाकी आपके प्लांट बचेंगे वो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसके जो सिम्टम्स ऑन द लीफ वो भी आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट है, अगर आप लीफ को देखोगे इसमें, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स अपीयर होता है वो आपकी इसकी लीफ की मार्जिन के ऊपर अर्लियर ब्राउन कलर के स्पॉट आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दीज स्पॉट लाइक दैट, ठीक है, एट द मार्जिन यानी कि जो किनारा होता है, ठीक है, वहां पर आपको अर्लियर ब्राउन कलर के एक सिंगल स्पॉट दिखाई देता है लाइक दैट, इस तरीके से। इस फोटो में तो नहीं है, या फिर आप ये देख सकते हो दिस वन। तो दिस वन इनिशियल सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट। तो अगेन ये जो डिजीज इसका नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भाई, ठीक है, एंड कोज्ड बाय द फंगस फाइटोथोरा, ठीक है। फाइटोथोरा की भी स्पीसीज है इनफेस्टेंस, इनफेस्टेंस, ठीक है, ये स्पीसीज है। ये एक्चुअल में जो डिजीज है ये कोज करती है, ठीक है, यहां तक। तो आप देखोगे अर्लियर जो सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको लीफ के ऊपर, अर्लियर ब्राउन, देन दे टर्न टू ब्लैक, जैसे ब्लैक कलर होता है यहाँ पर इनका जो, जब लीफ को देखोगे ना आपको ऐसे लगेगा कि पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर किसी ने ब्लैक कलर की जो ग्रीस होती है, ग्रीस सुना होगा अपने गाड़ियों में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वैसी वैसी आपको जो लीफ की जो सरफेस आपको दिखाई देगी, मतलब स्लाइटली ऑयली लाइक, मतलब किसी ने ग्रीस लगा दी है, ऐसे ऐसे स्पॉट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये तो है अर्ली सिम्टम्स भी, मतलब जो इन्फेक्शन है वो लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप मान लो इसको कुछ नहीं करते हो प्लांट को, ठीक है, आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा नियर बाय प्लांट। तो जो अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन होता है ना, वो क्या होगा, लीफ से ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि जो फाइटोथोरा फंगस है वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा लीफ के ऊपर, और एक लीफ से दूसरी लीफ में विंड के फ्लो से, विंड के मूवमेंट से वो जो स्पोर है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे बिटवीन द डिफरेंट या फिर ऑल प्लांट इन पर्टिकुलर फील्ड। तो एक खेत में हो जाएगा, उसके बाद वो सारे स्पोर हवा से उड़ेंगे, दूसरे खेत में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, तो इस तरीके से पूरी जो पोटैटो की जो आप कह सकते हो जो जो जितने भी खेत होंगे वहां पर फील्ड होंगी वो सारी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। और सेम इस फंगस की वजह से 1843 से 1845 में भी यहाँ पर एक डिजीज यूरोप में स्प्रेड हो गई थी, और इसके कारण लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, ठीक है। डिजीज का नाम था पोटैटो फेमिन, पोटैटो फेमिन। आपको पता होगा
कि जो यूरोप है, यूरोप मतलब अमेरिका कह सकते हो आप, इंग्लैंड कह सकते हो, या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, पोलैंड वगैरह, ये सारे यूरोप में आते हैं, ठीक है, जर्मनी, इटली वगैरह। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेनली जैसे कि हम लोग डिपेंडेंट होते हैं गेहूं के ऊपर, ठीक है, गेहूं पर या चावल पर हमारा मेन फूड है। अगर आप वो गेहूं चावल हमारा खत्म कर दोगे तो आप सोचते हैं भी क्या खाएंगे अब, ठीक है। तो सेम, अब तो चलो हमारे पास अलग अलग, इनके अलावा भी हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वो हम खा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो चीजें हैं जो आप कंज्यूम करते हो, वो गेहूं और चावल की बनती हैं। तो अगर गेहूं और चावल खत्म हो जाएंगे, और ये टाइम पीरियड है 1847 का, जब इवन हमारा देश तो गुलामी था, ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों के पास आलू के अलावा और कोई रिसोर्सेज था नहीं, क्योंकि वहां पर गेहूं चावल उगते नहीं है, ठीक है। तो बची पोटैटो क्रॉप, वो भी खराब हो गई। तो लगभग लगातार क्या हुआ, 2 साल तक यहाँ पर जितने भी आलू की जो फसलें थी वो खराब हो गई। और जो पोटैटो इन्होंने सेव कर लिए थे, मतलब स्टोर करके रखे हुए थे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, गलने लगे भी। जो थोड़ी देर पहले मैंने पिक्चर दिखाई थी, सेम उसी तरीके से वो भी अंदर से क्या हो गए, खराब हो गए, और राख की तरह कन्वर्ट हो गए, पूरा मतलब मेल्ट हो गए वो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये जो डिजीज है भाई, इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। और ये जो जीनस आपको फाइटोथोरा, इट इज अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर आप मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस की बात करोगे, तो आंसर रहेगा आपका फाइटोथोरा। क्योंकि ये तो हमने एक डिजीज के बारे में पढ़ा है, नाम आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि आलू में करता है, इसकी फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट स्पीसीज। इसके अलावा जो फाइटोथोरा की बाकी स्पीसीज रह गई, ठीक है, वो स्पीसीज क्या करती हैं, अलग अलग क्रॉप प्लांट को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में केवल फाइटोथोरा जीनस है, उसके रिगार्डिंग हम जो जो ये जीनस है अलग अलग डिजीज करता है, लाइक आप कह सकते हो पोटैटो में, ब्रिंजल में, आप कह सकते हो, मतलब जितनी भी आपकी क्रॉप वाली फील्ड है, ठीक है, वहां पर ये इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा टोमेटो में भी करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम पोटैटो वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, पोटैटो प्लांट क्यों लिया है, क्योंकि ये अपने देश में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने किसी ने खेत में आलू लगाते हैं, किसान लगाते हैं आलू की वजह से, देखा होगा आपने आलू लगे हुए खेत में, तो वहां पर ये इन्फेक्शन इस फंगस की वजह से आपको ज्यादा, मतलब मोर फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये और भी डिजीज यूज करता है, ये आगे आएंगे लिस्ट पूरी। लेकिन अभी अपनी तरह याद रखना है कि ये जो फंगस है, ठीक है, ये किस तरीके से भी इन्फेक्शन, अर्ली इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक और पिक्चर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अर्ली इन्फेक्शन ऑन द लीफ। तो यहाँ पर देखोगे ये जो ब्लैक स्पॉट है लीफ पर, यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फेक्शन था, ठीक है। अब जो ब्लैक रीजन हो गया, देखो, अगर आप मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक सेब देखा आपने, ठीक है, पत्ता तुमने खाते हैं तो पत्ते का एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हम सेब का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो सेब आप काटते हो, मान लो थोड़ा बहुत खराब है, तो आप क्या करते हो, वो जो मान लो ये एप्पल है हमारा, ठीक है, दरवाजे बंद करके आओ। ये एप्पल है, मान लो ये यहाँ से पूरा ब्लैक हो चुका है भाई, इतना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चाकू लेंगे और इसको इतना निकाल देंगे, नॉर्मली बाकी को खा लेंगे हम, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो रीजन, कोई भी, चाहे लीफ हो चाहे कोई फ्रूट हो, अगर वो वहां से ब्लैक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन्फेक्शन था उसने इस प्लांट टिश्यू को पूरे को खराब कर दिया, मतलब पूरे को खा लिया है, कंज्यूम कर लिया। अब जो ब्लैक, जो एक्चुअल में जो इन्फेक्शन है, चाहे वो फंजाई से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे वायरस से हो, किसी भी से हो, ठीक है, वो मेनली फंजाई और बैक्टीरिया की बात करेंगे हम। तो वो क्या हो रहा है, वो नियर बाय टिश्यू में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लाइट ग्रीन कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है अराउंड दिस ब्लैक स्पॉट, ठीक है, दिस इज द रीजन वेयर द एक्चुअल फंगस आर प्रेजेंट। तो जब भी आप कोई भी वेजिटेबल काटते हो, खाते हो, ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन आप निकाल दो, ठीक है, ताकि जो लाइव फंजाई है, मतलब जो फंजाई जो हाइफी जिंदा है, फंजाई की मेन स्ट्रक्चर क्या होती है, हाइफी होती है। तो वो जो हाइफी होती है वो स्प्रेड करती है नियर बाय टिश्यू में, तो आपने उसको भी रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेम सिम्टम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगेन यहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट है ये स्प्रेड कर रहा है नियर बाय टिश्यू में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर आप सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करोगे, तो डिवीजन यूमाइकोटा, ठीक है, सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटा, क्लास ओमाइस्टिस, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, एंड फैमिली पाइथियेसी भाई, एंड जीनस फाइटोथोरा।
ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसकी जो क्लासिफिकेशन है आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा, राइट डाउन द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फाइटोथोरा। ठीक है, इसके बाद अराउंड 75 स्पीसीज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इस फाइटोथोरा की लगभग 75 स्पीसीज हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती हैं, जिनमें से लगभग 15 इसकी जो स्पीसीज हैं वो हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। और उन 15 में से फाइटोथोरा, ये स्मॉल आ जाएगा, इनफेस्टेंस, ये जो स्पीसीज है ये आपकी जो पोटैटो प्लांट उसमें इन्फेक्शन कोज करता है, जिसका नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये वर्ड आपने याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में फाइटोथोरा को ना पूछ के आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एक्सप्लेन द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन द प्लांट्स, या फिर ये भी पूछ सकता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है 1 नंबर में। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, आपने कंप्लीट जो आंसर है वो देना है। अच्छा, पोटैटो जो प्लांट होता है हमारा, ठीक है, आपसे आपको इसका बोटनिकल नेम भी बताना चाहिए। ठीक है, +2 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पता है आपको, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो बोटनिकल नेम रहेगा इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। टी स्मॉल आएगा अगेन यहाँ पे, ट्यूबरोसम एचयूएम। ठीक है, तो जो फैमिली रहेगी पोटैटो की वो होती है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, और सोलेनेसी फैमिली के अंदर इसमें पोटैटो आएगा आपका, ब्रिंजल, टोमेटो, चिलीज वगैरह, वो सारी सारी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ओबीसी बात है, ये जो फाइटोथोरा है इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस इन द प्लांट किंगडम, ये वर्ड आपने याद रखना भाई। इसके बाद अब बात करेंगे इसके, अच्छा सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपने देख लेने हैं। अगर आप इसको देखोगे, जो फंगस ये जो इन्फेक्शन है भाई, सबसे पहले आपको किस रीजन में, अगर रीजन की बात करें भाई, मतलब इंडिया में कहाँ पर ये जो इन्फेक्शन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको कोल्ड एरिया हो, मैंने बताया था फंजाई आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पर कोल्ड हो, मॉइस्चर लेवल ज्यादा हो। ठीक है, और साथ में ही जो आप कह सकते हो जो सनलाइट है, जो लाइट है वो डायरेक्ट ना आ रही हो, यानी कि डार्क जो एरिया हो, जहां पर ज्यादातर मान लो आप कह सकते हो छाया रहती हो। ठीक है, तो आपको ज्यादातर ये जो इन्फेक्शन है फाइटोथोरा में, ये जितने भी हिल रीजन है भाई, लाइक शिमला, हिमाचल प्रदेश का पूरा रीजन, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, या फिर थोड़ा बहुत आप यूपी का रीजन आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन हिल्स की वजह से क्या होता है, मान लो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है हिल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये किसी ने जो फसल है वो लगा रखी है, तो जब सनलाइट इधर आएगी ना तो क्या करेगी, इसको आने नहीं देगी, तो मोस्टली टाइम यहाँ पर क्या रहेगी, छाया रहेगी। ठीक है, अगर मान लो हिल्स प्लेन होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर कोल्ड नहीं होता, ठीक है, मॉइस्चर भी कम होता, क्योंकि प्लेन अपना एरिया, यहाँ पर क्या होता है, हवा लगातार फ्लो करती रहती है, मेनली ड्राई एयर। ठीक है, तो जो हिल्स होती है वहां पर जो इन्फेक्शन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कोल्ड, मॉइस्ट एंड डार्क रीजन, आपने इसको प्रीफर्ड इसकी लोकेशन होती हैं आपने बताना है। ठीक है, वार्मर जो रीजन होता है या फिर जो प्लेन रीजन होते हैं वहां पर इन्फेक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लाइट प्रॉपर आ रही होती है, तो जो आपको मैंने बताया था फंजाई को ग्रो करती हुई दिखाई देंगी इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट वहां पर आ रही है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फंजाई है बीमारी, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो इन्फेक्शन है ये आया कहाँ से, अगर हम नॉर्मली बात करें, तो नॉर्मली पोटैटो को अगर आप ग्रो करते हो तो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं पोटैटो को, जमीन में उसको जो इसकी ट्यूबर्स होती है उसको हम जमीन में लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसके फंगल स्पोर भाई ऑलरेडी जब मिट्टी में है तो क्या होगा, वो जो स्पोर है वो रूट से, फिलोएम से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लीफ की तरफ और इन्फेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अर्ली इन्फेक्शन मेनली आता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। अगर आप खेत में जो ट्यूबर लगा रहे हो इसको कल्टीवेट करने के लिए, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, या फिर जो सोइल आपने चूज की है उसके अंदर ऑलरेडी जो फंगल स्पोर है वो प्रेजेंट है। इसलिए आपने देखा होगा जो किसान हो क्या करते हैं, पहले मिट्टी को ट्रैक्टर वगैरह से धूप में पलट देते हैं,
लिखा होगा ना, खेत को खाली छोड़ देते हैं 1 महीने के लिए, और वहां पर खाली धूप धूप वो गिरती रहती है, उसको खोद, ट्रैक्टर से देखा होगा ना, खोद देते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो मिट्टी जो पलटते हैं, उससे क्या होता है, जो सनलाइट है वो मिट्टी में पेनिट्रेट करती है, और वहां पर जो इसके जो स्पोर होते हैं उनको मार देती है। ठीक है, या फिर आपने देखा हो कई बार जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी में अलग अलग टाइप की जो दवाइयां हैं उनको भी कोई भी फसल लगाने से पहले यूज करते हैं, ताकि जो वहां पर जो इन्फेक्शन है वो मर जाए। बट ये कॉस्टली प्रोसेस होती है, मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, खेत को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और तो अगेन यानी कि दे में बी सोइल बोर्न, यानी कि जो फंगल जो इन्फेक्शन होगा फाइटोथोरा, इट मे बी सोइल बोर्न, इट मे बी ड्यू टू द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। तो दो रीजन होती है, या फिर तीसरा रीजन क्या होगा इन दो के अलावा, और कैसे इन्फेक्शन आ सकता है। विंड के थ्रू, अगर मान लो यहाँ पर दो फील्ड हैं, ठीक है, और या आपने तो मिट्टी और जो ट्यूबर्स उनको अच्छे से ट्रीट किया है, मतलब उनको वो ठीक आ पाड़े, लेकिन ये जो दूसरा फार्मर था, फार्मर ए, इसने यहाँ पर जो पोटेटो लगा रखे हैं ना, उसके खेत में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। तो ये जो स्पोर होते हैं इसके, वो विंड से ट्रेवल करेंगे और आप वाले खेत में आके आप वाली फसल को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फंगल है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, या फिर कह सकते हो फ्रॉम वन क्रॉप फील्ड टू अनदर क्रॉप फील्ड। यहाँ तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें, इसके कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी, यानी कि जो फंगस है, ये तो हमने देख लिया प्लांट पे आपको कैसा दिखाई देगा ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो ये नीचे अगर आप पोटैटो पे देखोगे ना, तो अर्ली इन्फेक्शन क्या होगा, इरेगुलर शेप हो जाएगा पोटैटो की, जैसे कि यहाँ से आप देखोगे ना, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, मतलब पूरे गोल नहीं मिलेंगे आपको आलू, थोड़े टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर आपको अलग अलग ब्राउन और पर्पल कलर के स्किन के ऊपर भी इस तरीके से जो स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो इन्फेक्शन, ये जो सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये तो अपने पोटैटो ट्यूबर्स पे हो गए। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई जो फंजाई होती है एक्चुअल में, वो कैसी दिखाई देगी इसकी, यानी जो फाइटोथोरा है वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइटोथोरा फंगस होता है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसकी जो हाइफी होंगी, ऑब्वियसली बात है, फंजाई होगी उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हाइफी से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइफी होंगी वो क्या होंगी भाई, सॉरी यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं, सॉरी, यूनिसेलुलर होंगी, यूनिसेलुलर, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच, ये तीन वर्ड आपने याद रखना है इसमें, यूनिसेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच एंड एसेप्टिक भाई। ठीक है, तो ये चार पॉइंट अगर आपको याद होते हैं तो आप इसकी फंजाई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने कैसे बनाना है, इस तरीके से हाइफी बना दोगे, और इसमें आप ब्रांच भी बना दोगे, ये ब्रांच बना दी मैंने इसमें। ठीक है, इसको आप दिखा दो मल्टी न्यूक्लिएटेड भाई, तो ये सारी सारी क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिसेलुलर, तो जो सेल है इट इज सिंगल सेल, पूरी एक सेल होती है, हाइफी फंक्शन करती है सिंगल सेल की तरह, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड भाई, तो यूनिसेलुलर है, पूरी आपको हाइफी एक सेल की तरह दिखाई देगी, जैसे कि हमने वुचेरिया एरिया में देखा था, याद होगा वुचेरिया फंजाई बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो लगभग कुछ कुछ वैसा ही मान लो आप, वहां पर क्लोरोफिल था, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होगा बस। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो सेप्टिक कंडीशंस होती है ये आपको मोस्टली दिखाई देगी ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव फेज, यानी कि जब फंजाई प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा होता है उस टाइम पर इसकी जो हाइफी होंगी वो एसेप्टिक होंगी भाई। लेकिन जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, it means at the time of reproduction either sexual or asexual the septa is formed भाई, वहां पर सेप्टा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा भाई गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है।
चलो, वेजिटेटिव फेज यानी कि इन्फेक्शन फैला नहीं होता। इन्फेक्शन यानी कि जो हाइफी होती हैं वो प्लांट के अंदर अपनी ग्रोथ को कर रही होती है। समझ गए ना? मतलब इन्फेक्शन हुआ यानी कि जो स्पोर है एक हाइफी रूट से स्टेम तक और लीफ तक पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद वहां पर जाने के बाद वो क्या करेगी, पूरी लीफ में इंटरनली अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी, यानी कि अपनी हाइफी को मोर ब्रांच बनाएगी, यानी कि ब्रांचिंग पैटर्न को इंक्रीज करेगी। उस स्टेज को बोलोगे आप वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, जैसे इसमें रिप्रोडक्शन करने, जैसे इसने अपने स्पोर बनाने होंगे, उस टाइम पर क्या होगा, ये जो जो हाइफी है उनके अंदर आपको जो सेप्टा है वो इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि सेप्टा जो होगा, सेप्टा मतलब वाल, एक तरीके से फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, यहां तक। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं इसमें, जो अगेन तो अगेन जो सेप्टा होगा इट इज सिनोसिटिक। ठीक है, इट मे बी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, ये मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई में, यानी कि जो हाइफी होगी वो एक सेल से दूसरी सेल में पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि वो इस तरीके से भी ग्रो कर सकती है, इसको बोलोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, एक सेकंड, कि जो हाइफी होती है वो दो तरीके से ग्रो करती है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट बिटवीन द सेल पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में जा सकती है, या फिर वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी। ठीक है, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी, वो क्या डेवलप करेंगी, सम सकिंग ऑर्गन डेवलप करेंगे, जिसका नाम मैंने बताया था होस्टोरियम होता है। और ये सकिंग ऑर्गन क्या होगा, प्लांट सेल के बाहर या फिर थोड़ा बहुत अंदर जाएगा और वहां से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करेगा। यानी कि जो हाइफी, ये जो हाइफी आप देख रहे हो बीच में, ये एक प्लांट सेल ये है, दूसरी प्लांट सेल ये है, तीसरी प्लांट सेल ये है। तो एक्चुअल में जो हाइफी है वो प्लांट सेल के अंदर नहीं जा रही। तो ये जो पैटर्न होगा ग्रोथ का, इसको बोलोगे आप इंटरसेलुलर हाइफी, यानी कि बिटवीन द सेल। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि अंदर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन भाई, यानी कि अंदर की तरफ जो हाइफी है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो जो आप इसमें बता सकते हो कि किस तरीके से में जो हाइफी है वो ग्रो करती है। अगेन द ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। याद होगा वर्ड बताया था मैंने आपको जनरल वेक्टर में, माइसिलियम। ठीक है, इसके बाद तो माइसिलियम जो वर्ड है इसको हम बताते हैं, माइसिलियम में भी इंटरसेलुलर, इनको आप हाइफी बोल सकते हो और माइसिलियम बोल सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर फाइटोथोरा स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इसमें आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपकी बुक में लिखा हुआ है इससे पहले। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर कैसे बनते हैं, कौन बताएगा, जोर से बोलो। यस, यहाँ पर क्या होगा, मान लो फंगल हाइफी है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये ब्रेक हो जाएगी पीसीज के अंदर भाई। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे लाइक दैट। ठीक है, और हर एक कवर, हर एक जो पीस बना है उसकी चारों तरफ एक प्रोडक्टिव कवरिंग भी होती है। अब ये जो हर एक जो पीस है ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच होगा, विंड से ट्रेवल करेगा और नीचे गिरने के बाद नया जो हाइफी उसको बना देगा। ये मींस ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लेमाइडोस्पोर, एंड क्लेमाइडोस्पोर ट्रेवल बाय द विंड्स। ठीक है, एंड रीच टू द रूट ऑफ द प्लांट और लीफ ऑफ द प्लांट। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, वो आइदर स्टोमेटा से या फिर प्लांट के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, किसी कीट ने, इंसेक्ट ने या किसी बर्ड ने उसकी स्टेम को तोड़ दिया है, काट दिया है, तो ये जो एयर के अंदर क्लेमाइडोस्पोर होते हैं ये डायरेक्टली उसके पत्ते के ऊपर या फिर स्टेम के ऊपर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर वो पानी है मतलब मिट्टी में गए हैं, तो मिट्टी में जब प्लांट वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है, तो उनके साथ ये क्लेमाइडोस्पोर अगेन
जाइलम से ऊपर लीफ की तरफ आ जाएंगे और लीफ पे आने के बाद फिर वो अपनी जो ग्रोथ है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 2 पे आता है हमारे इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर एंड जूस्पोर आर फॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर इन ए यूनिक स्ट्रक्चर नोन एज जूस्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक लीफ का टीएस है। ठीक है, और लीफ की लोअर सरफेस पे क्या होगा, स्टोमेटा होते हैं लाइक दैट। ठीक है, अब जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो क्या होगा, अब जो हाइफी है उनको बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि obvious सी बात है अगर वो अंदर स्पोर बनाए तो स्पोर अंदर ही रह जाएंगे। उन्होंने क्या करना है भाई, उन्होंने उस पर्टिकुलर प्लांट को तो खा लिया है, मतलब पूरे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उन्होंने अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करना है, या फिर कह लो किसी दूसरे प्लांट को इनको दूसरा होस्ट चाहिए। तो ये क्या करेंगी, कुछ हाइफी, यहाँ पर आप देखोगे ना हाइफी अंदर गई हुई है अगर आपको दिख रही हो तो इसमें, तो दीज आर द हाइफी एंड हिस्टोरियम इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो हाइफी होंगी ना स्टोमेटा से बाहर निकलती है लाइक दैट। ठीक है, बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अपना जो कंटेंट है, अपना जो साइटोप्लाज्म है, अपने जो न्यूक्लियाई हैं, उनको अपनी टिप की तरफ, ऑब्वियसली बात है अगर वो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हैंग कर रही है तो क्या होगा, मोस्टली जो कंटेंट होगा उसकी टिप पे आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टिप पे एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, इसके जो टर्मिनल एंड है इट बिकम राउंड शेप या फिर ग्लोबुलर इन शेप। इसकी जो ग्रोथ आपको ग्लोबुलर दिखाई देगी लाइक दैट, यानी कि पहले क्या थी, नॉर्मल था। इस डी में आप देखोगे इट सम काइंड ऑफ ग्लोबुलर, ई में देखोगे इट काइंड ऑफ मोर ग्लोबुलर। तो ये जो साइज है यहाँ पर बढ़ रही है लगातार, और जैसे ये ग्लोबुलर बनने स्टार्ट हो जाता है इसके बेस पर भाई आपको जो सेप्टा है वो बनता हुआ दिखाई देगा लाइक दैट। तो यहाँ पर एक सेप्टा इसमें डेवलप हो जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो सेप्टा है वो बन जाता है। मतलब जैसे ही सेप्टा बनेगा इसकी टर्मिनल जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको रेस्ट ऑफ द हाइफी से डिटैच कर देगा। मतलब टूटेगा नहीं बट आपको अलग से दिखाई देगा इसमें। और सेम पिक्चर आपको ये वाली फोटो है, जब आपने परमानेंट स्लाइड्स देखी थी आपको वहां पर थोड़ा बहुत इसमें दिखाई दिया। ठीक है, तो ये अगर आपने इन्फेक्शन देखना हो तो आपने इसकी प्लांट की लीफ का टीएस कट करना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप पे रख के देखना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद तो अगेन द टिप इज कंटिन्यूसली ग्रो एंड फ्रॉम दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इट्स टिप इज सम काइंड ऑफ डेवलप ए कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पेपिला। तो दिस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, जो आपको इस तरीके से जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके ऊपर, ये स्ट्रक्चर है दिस वन, या फिर यहाँ पर आप देख सकते थोड़ा बहुत ये वाला रीजन या फिर ये वाला रीजन। तो दिस वन इज नोन एज एपिकल पेपिला। ठीक है, अब क्या होगा, तो जैसे इसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी जो भी साइटोप्लाज्म था वो क्या करेगा, वो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। कितने टुकड़े बनेंगे, जितनी इसके अंदर न्यूक्लियाई है। मान लो इसके अंदर 10 न्यूक्लियाई है फॉर एग्जाम्पल, इस बल्ब के अंदर क्या है, 10 न्यूक्लियाई है, तो इसका साइटोप्लाज्म 10 पीसेज में डिवाइड हो जाएगा। और हर एक साइटोप्लाज्म का जो पीस है वो क्या करेगा, न्यूक्लिया के चारों तरफ रैप कर जाएगा, कवर कर लेगा उसको। ठीक है, आफ्टर दैट इट अंडरगो मेटामॉर्फिज्म, यानी कि इट अंडरगो सम काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर। यानी पहले क्या बनेगी, ऐसी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देंगे और आपको ये जो स्पोर है ये कुछ कुछ ऐसे किडनी से आप कह सकते हो, बीन से आप कह सकते हो दिखाई देगा, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको चेंज दिखाई देंगे। अल्टीमेटली इट डेवलप फ्लैजिला लाइक दैट, वन इज द टिंसिल फ्लैजिला एंड अनदर इज द विप्लस फ्लैजिला। तो जो टिंसिल फ्लैजिला होगा उसके ऊपर अगेन कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस आपको दिखाई देंगे, और जो विप्लस फ्लैजिला होगा वो स्मूथ होगा। ठीक है, तो दिस वन इज द टिंसिल एंड अनदर इज द विप्लस फ्लैजिला। ठीक है, एट दैट टाइम, यानी कि जब इसमें ये फ्लैजिला बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एट दैट टाइम दिस एपिकल पेपिला रीजन इज ब्रेक एंड ऑल द जूस्पोर आर लिबरेटेड और रिलीज in the air, and with the help of flagella they, आप कह सकते हो some kind of float, या फिर उड़ना क्या होता है, फ्लोट तो तैरना होता है, उड़ना किसको बोलेंगे हम, फ्लाई, they some kind of fly। ठीक है, fly toward the nearby plants। ठीक है, and after reaching, तो जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो स्लाइड्स को, परमानेंट स्लाइड्स को, तब ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देती है।
तो अगेन ये जो एपिकल पेपिल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें थोड़ा वो सेप्टा भी आपको दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको हाइफी दिखाई देंगी, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम भाई। तो इसी बात इसके अंदर जूस स्पोर बनते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, जूस स्पोरेंजियम हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर एपिकल पेपिला लिखा हुआ है। तो दिस वन इज द दिस हाइफी फॉर्म कंटिन्यूअसली ब्रांचिंग एंड फॉर्म सम काइंड ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, या फिर नी शेप्ड बेंडिंग इसके अंदर हमें दिखाई देंगी, और अल्टीमेटली इसके टिप के ऊपर हमें ये जो स्पोरेंजिया ये बनता है। अल्टीमेटली इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्लीवेज होता है, न्यूक्लियाई बनती है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म रैप होता है, उसके अंदर फिर मेटामॉर्फिज्म होती है और जूस स्पोर बनते हैं। अल्टीमेटली एपिकल पेपिला बर्स्ट होता है और जूस स्पोर रिलीज होते हैं एयर में, ठीक है। उसके बाद फ्लाई करते हैं विद हेल्प ऑफ दीज टू फ्लैजिला एंड आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम, ठीक है। जैसे ही मान लो इन्होंने ये लीफ मिली, या फिर कोई भी स्टेम मिली, या फिर कोई भी इन्फेक्शन मिला, कोई वाउंड मिला, वाउंड मतलब कोई घाव मिला पत्ते के ऊपर, प्लांट के ऊपर, ठीक है। या फिर हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या मिला भाई, आप कह सकते हो सिंपल डायरेक्ट स्टोमेटा मिल गया, ठीक है। तो इस स्टोमेटा से डायरेक्ट वहां पर जाके अटैच हो जाएंगे और जर्मिनेट करके और हाइफी बनाएंगे और फिर प्लांट के अंदर चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, इनको डायरेक्ट जो पोर है स्टोमेटा वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये जो यानी कि आफ्टर लूजिंग द फ्लैजिला, ये जो स्ट्रक्चर आती है दिस वन, इसके बाद ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर नोन एज एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम, ठीक है। ये क्या होती है, एक आप कह सकते हो कि प्लांट टिश्यू को पेनिट्रेट करने के लिए एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर आप कह सकते हो ऐसी एरो लाइक या फिर नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जूस स्पोर था हमारा और इसने क्या बनाया, ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, यानी कि ये बनती कैसे है, जब स्पोर जर्मिनेट होता है और आगे से क्या होती है, थोड़ी नुकीली होती है और इजिली प्लांट टिश्यू के अंदर चली जाती है, यानी कि जहां पर स्टोमेटा नहीं है वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक इसके बाद आपने बताना इसमें, तो ये जो इसमें फ्लैजिल ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना जूस स्पोर, इसमें इनको बोलते हैं रेनिफॉर्म। ये आपकी बुक में लिखी हुई टर्म है, इनका जो शेप है, ठीक है, RENI, रेनिफॉर्म मींस a spore which is kidney shaped, having uninucleated nuclei, biflagellated and a two type of flagella. That kind of spore is known as, या फिर जो शेप बनेगा इसका जो सिंपल, उसको रेनिफॉर्म शेप कह सकते हो, क्योंकि ये जो शेप है ये आपको सम काइंड ऑफ किडनी शेप दिखाई देता है, तो इसका दूसरा नाम रेनिफॉर्म भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में इसमें एप्रेसोरियम, तो ये जो वर्ड है स्पेलिंग आपने याद कर लेना, APPRESSORIUM, RIUM, ठीक है। तो एप्रेसोरियम आर डेवलप्ड द टर्मिनल टिप ऑफ द डेवलपिंग जूस स्पोर, एंड दिस एप्रेसोरियम help the juice spore in the penetration of the plant tissue, ठीक है। इसका काम क्या होगा, प्लांट टिश्यू को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। इसके बाद हम, कितना टाइम हो गया, आज नहीं होगा ये। इसके बाद हम कल इसको डिस्कस करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज आपने इतना ही करना है, ठीक है। तो कल हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करेंगे और बाकी इसमें मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे, इसलिए कि आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो कल हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट, सॉरी हाफ कंप्लीट फाइटोफोरा, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है, सिम्टम्स याद रखने हैं और किस तरीके से ट्रांसमिट होता है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। केवल इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके।